तांत्रिक कपाली और सिंह का बेटा। ये एक और चित्र है दोस्तों। नागेश्वर ने क्रोधित होते हुए मुझे यह श्राप दिया है कि इतने दिन वहाँ धरती पर रही, लेकिन धरती लोक पर रहने का तुम्हें ऋण चुकाना होगा। तुम्हें पृथ्वी लोक के किसी मनुष्य से विवाह करना होगा, तभी तुम वापस नागलोक में आकर रह सकती हो। यह तो बहुत सरल कार्य है। तुम किसी भी योग से विवाह करके श्राप मुक्त हो क्यों नहीं हो जाती। आगे की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। यह इतना सरल नहीं है। नागेश्वर ने श्राप देते हुए यह भी कहा था कि पृथ्वीलोक पर जो भी पुरुष तुमसे विवाह करेगा, वह विवाह की वेदी पर तुम्हें स्पर्श करते ही तुम्हारे विष ज्वाला में भस्म हो जाएगा। ओह, तो यह बात है। अब तुम ही बताओ, मैं श्राप से मुक्त कैसे पाऊँ। मुझसे मेरी कहानी सुनकर अपनी मृत्यु के भय के साथ कोई भी पृथ्वीवासी मुझसे विवाह करेगा। सचमुच तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है राजकुमारी मोहिनी। फिर कुछ देर बाद सोचने के पश्चात, नाग राजकुमारी, मैं फतेहपुर का युवराज हूँ। तुम मेरे साथ फतेहपुर चलो। वहाँ मैं तुम्हारे श्राप से मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। ठीक है युवराज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वनों में रात दिन भटकते भटकते मैं तंग आ गई हूँ। तब सुबह होने दो नाग राजकुमारी। सुबह होने पर हम फतेहपुर चलेंगे। रात के अंधकार में वन से बाहर निकलना कठिन कार्य है। युवराज, मेरे पास मणि है। उसके फूटते प्रकाश के सहारे हम रात को भी आसानी से वन पार कर सकते हैं। ऐसा? फिर तो हम अभी इसी समय फतेहपुर चलते हैं। तब नागराज कुमारी श्री मोहिनी को लेकर अपने घोड़े पर बैठाकर सीसार मणि के फूटते प्रकाश के उजाले में फतेहपुर की ओर चल पड़ा। जब वह दोनों फतेहपुर पहुंचे तो उसी समय भोर का उजाला चारों ओर फैल चुका था। महल में पहुंचकर सिंहसार ने विस्तार से राजकुमार बिम्बसार को नाग राजकुमारी श्री मोहिनी की बारे में बता दिया। सारी बात जानने के पश्चात बिम्बसार ने सीसार से कहा, सीसार, तुमने मोहिनी को यहाँ लाकर बहुत अच्छा कार्य किया। जाओ, इसे राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दो। तुरंत मेरे पास आओ। जो क्या पिताजी महाराज। सीसार श्री मोहिनी को लेकर राजकीय अतिथि गृह में पहुंचा। श्री मोहिनी, तुम यहीं ठहरो, मैं पिताजी महाराज से मिलकर आता हूँ। ठीक है। सीसार पुनः बिम्बसार के पास पहुंचा। देखो सीसार, तुम श्री मोहिनी को अपने साथ ले आए, पर क्या इसके परिणाम के विषय में तुमने कुछ सोचा है। परिणाम? कैसा परिणाम पिताजी महाराज। देखो श्री मोहिनी इस समय परेशानी में फंसी हुई है। उसे परेशानी से उजारना तुम्हारा फर्ज है। मैं बार बार इसी विषय में सोच रहा हूँ पिताजी महाराज, पर इस समस्या का कोई हल सुझाई नहीं देता। इस समस्या का एक हल है, तुम श्री मोहिनी से विवाह कर लो। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं। आप भूल रहे हैं श्री मोहिनी श्रापग्रस्त है। जो भी उससे विवाह करेगा तुरंत मर जाएगा। अरे सीसा, तुम तो एक सिहनी के बेटे होकर भी अपनी मृत्यु के डर गए। देखो सीसार, हमारे कुल में यह रीत रही है, यदि कोई युवराज की इस प्रकार किसी युवती को अपने साथ महल में लेता है तो युवती के साथ विवाह करना होता है। अतः तुम्हें भी श्री मोहिनी के साथ विवाह करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है। श्रापग्रस्त मोहिनी के विवाह कर कर अपने जीवन रहने का तुम कौन सा उपाय प्रयोग में लाते हो। वो पिताजी महाराज, मुझे ये राजकुल का नियम का पता नहीं होता तो मैं श्री मोहिनी को भूल कर भी अपने साथ न लाता। सीसार, अब तुम कुछ नहीं हो सकता। परसों विधि के अनुसार तुम श्री मोहिनी के साथ विवाह करना ही होगा। जो क्या पिताजी महाराज। यह कहकर सीसार बिम्बसार से वापस चला आया। ओह मेरे भगवान, सीसार बैठे बैठाए यह किस मुसीबत में फंस गया। श्री मोहिनी से विवाह कर सीसार मर जाएगा। क्या रानी देवा की तरह हम उसे भी अकेला छोड़ जाएगा। इस कल्पना से बिम्बसार बुरी तरह चीर उठा।
उधर सीसार भी बुरी तरह सोच विचार में उलझा हुआ था। श्री मोहिनी से श्राप से बचने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। पूरे दिन सीसार इन्हीं सोच विचारों में डूबता रहा। शांत ले, हाँ यह उपाय ठीक रहेगा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वह उसी समय राज के कुशाल बढ़ई से त्रिलोक के पास पहुंचा। त्रिलोक, तुम कल तक मुझे एक लकड़ी का ऐसा खोखला हाथ बनाकर दो जो हमारे हाथ में बिल्कुल ठीक प्रकार से आ सके। जो युवराज। वहाँ से सीधा राजकीय अतिथि गृह में श्री मोहिनी के पास पहुंचा। श्री मोहिनी, तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए परसों तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। युवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे कारण आप अपने प्राण क्यों संकट में डालना चाहते हैं? श्री मोहिनी, घबराओ मत, मेरे प्राणों को कुछ नहीं होगा। अपने प्राणों की सुरक्षा का उपाय मैंने सोच लिया है। अगले दिन त्रिलोक बढ़ई से काठ का हाथ लेकर सिंचार के पास पहुंचा। लीजिए युवराज, काठ का हथियार है। ओह त्रिलोक, तुमने बिल्कुल वास्तविक हाथ बनाया है। सीसार ने त्रिलोक की बड़ाई की और उचित पुरस्कार दे दिया। इस घटना के अगले दिन सीसार का श्री मोहिनी के साथ विवाह की तैयारी शुरू हो गई। गजराज पंडित ने विधि विधान की रस्में शुरू करवाई। तत्पश्चात युवराज अब श्री मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर शपथ लेकर इसके जीवन भर श्री मोहिनी की सुरक्षा करेंगे और जीवन पर्याप्त मोहिनी को कोई दुख नहीं दोगे। जैसे ही सीसार ने अपना हाथ पास बैठी श्री मोहिनी की ओर बढ़ाया, अब क्या होगा? क्या सीसार श्री मोहिनी की विष ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगा? भगवान शंकर कोई चमत्कार दिखाओ जिससे मुझे स्पर्श करने के पश्चात युवराज सीसार पर मृत्यु न हो। और सीसार ने श्री मोहिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी हाय सीसार ने जल्दी ही वह हाथ को झटका दिया। और सीसार, यह सब क्या है? पिताजी महाराज, श्री मोहिनी के श्राप से बचने के लिए मैंने अपना हाथ का साइज लकड़ी का खोल का बनवाया था और उसे अपने हाथ में पहन लिया था। श्राप के कारण आग मेरे हाथ में न लगी, लकड़ी के बने हाथ में लगी। पिताजी महाराज, इस प्रकार श्री मोहिनी का श्राप भी मिट गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आपकी अपनी सुरक्षा को मैंने यही उपाय था जो कारगर सिद्ध हुआ। सीसार, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि के बल पर तुमने अनहोनी को होनी में बदल दिया। इस घटना के पश्चात विवाह की बाकी रस्में बड़ी सुखद वातावरण में संपन्न हुई। विवाह के पश्चात सीसार ने श्री मोहिनी से कहा, श्री मोहिनी, मुझसे विवाह करके तुम नागेश्वर के श्राप से मुक्त हो गई हो। अब तुम चाहो तो नागलोक में जाकर नागेश्वर से अपना राज्य वापस ले सकती हो। स्वामी, अपना जीवन संकट में डालकर आपने मुझसे श्राप मुक्ति दिलाई है और आपको छोड़कर नागलोक चली जाऊं, यह भला कैसे हो सकता है? मेरा शेष जीवन आपके चरणों में बीतेगा। यह कहकर श्री मोहिनी ने अपने सिर पर लगी मणि उतार दी और उसे सीसार को देती हुई बोली, स्वामी, अब मुझे अपने इस सिर के ताज की क्या आवश्यकता है? आज से मेरे सिर का ताज आप है, इसलिए मेरी ओर इस मणि को स्वीकार कीजिए। स्वामी, इस मणि को साधारण मणि न समझें, यह चमत्कारी मणि है। मेरे साथ साथ इस मणि को भी श्रापग्रस्त हो गई थी, इसलिए इसकी चमत्कारी शक्तियाँ समाप्त हो गई थी, पर अब मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। यह मणि भी संभवतः श्राप मुक्त हो गई है। इस मणि में क्या चमत्कार है श्री मोहिनी? स्वामी, यह मनुष्य की भाषा में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों बातों को बता सकती है। इसका आपको यदि सीधे हाथ में पकड़कर उड़ने की इच्छा करो तो मणि आकाश में उड़ाने लगती है। अच्छा स्वामी, आप मणि को जो भी आदेश देंगे यह उस आदेश का पालन करेगी। अच्छा, यह तो वाकई मणि चमत्कारी है। अच्छा मणि, तुम मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताओ। पूर्व जन्म में मैं क्या था और मैंने कहाँ जन्म लिया था? सुनो युवराज, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ, इसलिए तुम्हें कहानी सुनने के तुम्हारे हाथ दुख के सिवा कुछ नहीं लगेगा। मणि, मेरे पूर्व जन्म की कहानी कैसी भी हो तुम उसे सुनाओ। तो सुनो युवराज, पूर्व जन्म में तुम सूरजगढ़ के राजा चित्रास के पुत्र देवांश थे। चित्रास बहुत ही न्यायप्रिय
अपने न्याय की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन जब राजा चित्रास दरबार में बैठे हुए थे, तभी महाराज, सूर्यनगर की जनता के प्रतिनिधि आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुरंत हमारे दरबार में लाओ। कुछ देर बाद जनता के प्रतिनिधि राजा चित्रास के सामने नगर में जाने माने नागरिक थे। प्राण प्रजागण, कहिए आप लोगों ने दरबार में आने का कष्ट कैसे किया। यह सुनते ही एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दौड़ता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। भू, मैं लुट गया महाराज, भू। इस प्रकार रोते रहने होगे तो तुम हमें अपने दुख कैसा पता चलेगा मान्यवर। तब एक नागरिक आगे बढ़कर बोला, महाराज, यह बेचारा क्या बताएगा, दुख तो इसके हृदय रो रहा है, और इसकी दुख भरी गाथा आपको मैं सुनाता हूँ। सुनाओ, तुम ही सुनाओ। महाराज, अपराध क्षमा हो, हम आपके न्याय मांगने आए हैं। आपको दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा, परिवार का या राज्य का। शासन में परिवार कहाँ वादक बन सक गया, प्रजा भला राज परिवार से क्या दुख पहुंचा हो सकता है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, आप लोग मुझे विश्वास करें, न्याय की कामना लेकर आए हो, आपके साथ न्याय होगा। न्याय के लिए बड़े से बड़ा त्याग करूंगा। राज परिवार क्या, यदि मुझे अब राजगद्दी छोड़नी पड़ी तो खुशी खुशी छोड़ दूंगा। तो सुनिए महाराज, युवराज देवांश इस बूढ़े का विषाद का कारण है। यह बूढ़ा आपकी प्रजा और युवराज आपके पुत्र। मुझे पूरी बात बताओ, न्याय के सिंहासन पर बैठकर न्याय करने वाले की नज़र में पिता पुत्र का भेद नहीं रहता। जो उचित न्याय संगत होगा वही किया जाएगा। महाराज, आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा आपके पुत्र के समान प्यार करते हैं। आपको समान युवराज देवांश भी थे, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा जनगण कार्य किया है जिससे कोई दानव भी नहीं कर सकता। आखिर क्या किया है युवराज देवांश ने? महाराज, आज यह बूढ़ा आदमी जो कुछ देर पहले आपके छोटे पोते के साथ नगर में के बीच पड़ने वाले सरोवर के किनारे जा रहा था, फिर क्या हुआ? तभी घोड़े पर सवार युवराज देवांश वहाँ आए। उन्होंने बूढ़े के पोते को एक झटके में अपने हाथ से उठाया और छपाक से सरोवर में फेंक दिया। तत्काल जोर से हठाठा करते हुए वहाँ से चले गए। युवराज ने ऐसा किया? चित्रास के चेहरे पर क्रोध से लाल हो गया, भौहें तन गई, सभी के चेहरे भय से पीले हो गए। तभी, महाराज, दुष्टता के क्षमा करें, हम आपसे युवराज के किए अपराध की दुहाई लेकर आए हैं। आप न्याय करना कीजिए, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। चित्रास ने उसी समय युवराज देवांश को दरबार में बुलाया। युवराज, जी पिताजी महाराज, क्या तुमने इस बूढ़े के पोते को सरोवर में फेंक कर मार डाला? जी पिताजी महाराज। लेकिन क्यों? बस पिताजी महाराज, मेरे मन में ऐसा करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। देवांश, युवराज होकर तुमने सह दिया का परिचय देना चाहिए था। तुमने क्रूरता और मूर्खता का परिचय दिया, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। क्षमा करिए महाराज, मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। नहीं युवराज, सूर्यनगर की गद्दी पर पवित्र है, तुम जैसा क्रूर और अविवेक राजा कभी नहीं बैठ सकता। तुम्हें इसी समय सरोवर में कूद कर जान देनी होगी। महाराज देवांश, अब कुछ भी कहना बेकार है। तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करना होगा। अपराध का दंड भोगने के लिए वही करो जो मैंने आदेश दिया है। ओह! चित्रांश की आज्ञा पालन करते हुए देवांश ने सरोवर में कूदना ही पड़ा। इस कहानी को सुनने के पश्चात मणि चुप हो गई। यह कहानी सुनकर देवांश कुछ देर स्तंभ सा बैठा रहा। फिर उसने मणि से पूछा, मणि, देवांश को नदी सरोवर में डूबकर मर गया, लेकिन उसके बाद राजा चित्रास के वंश का क्या हुआ? उसकी मृत्यु के पश्चात सूर्यनगर की गद्दी पर कौन बैठा? युवराज, अपने युवा पुत्र देवांश की मृत्यु के पश्चात राजा चित्रास बैरागी हो गए और अपना राजपाट छोटे भाई के लड़के नीलांश को सौंपकर हिमालय की तपस्या करने चले गए। वहीं तपस्या करते करते उनकी मृत्यु हो गई। ओ बड़ा दुखद अंत हुआ राजा चित्रास का और उसके पुत्र देवांश का। लेकिन मणि, एक बात समझ में नहीं आई। राजा चित्रास के पुत्र देवांश अपने पिता की भांति
ये प्रजापालक और अच्छे स्वभाव का था, तो उसने उस बूढ़े के पोते को सरोवर में क्यों फेंका था? युवराज, यही तो उस घटना की दुखद पहलू है। युवराज देवांश को उस अपराध की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। तुम क्या तुम कैसी पहेलियां बुझा रही हो मणि? किंतु कुछ देर पहले ही तुमने कहा था देवांश ने राजा चित्रास के सामने अपराध स्वीकार किया। हाँ, कहा था। वह भी सच था और यह भी सच है जो मैं कह रही हूँ। देवांश अपराध नहीं किया था, वह प्रियंत्र में फंसा था। प्रियंत्र में? हाँ, युवराज के चचेरे भाई नीलेश ने यह षड्यंत्र रचा था। बड़े समय से उसके सूर्यनगर की राजगद्दी पर आंख लगी हुई थी, जिससे देवांश की राह का रोड़ा था। उसने षड्यंत्र की एक तांत्रिक से मिल कर रचा। तांत्रिक ने मंत्र से विषुव धोकर देवांश ने न करने वाले अपराध को स्वीकृति दी थी। लेकिन वह बूढ़ा आदमी और नगर के संपर्क लोग राजा चित्रसेन के सामने झूठी क्यों बोले? युवराज, वे सब भी तांत्रिक के तंत्र मंत्र में बंधे हुए थे। उस समय राजा चित्रास के सामने कहा गया जो तांत्रिक कहलवाना चाहता था। ओह, नीलांश ने अपने ताऊ और भाई के साथ इतना गलौना कुछ कर का? युवराज, नीलांश इस समय सूर्यनगर पर राज्य कर रहा है। उसका साथ देने वाला कपटी तांत्रिक इन दिनों उसका बायां हाथ बना हुआ है। दोनों सूर्यनगर की प्रजा पर तरह तरह के कहर ढोर रहे हैं। यदि ऐसा है तो सूर्यनगर की प्रजा उस जालिमों को उनसे के किए की सजा क्यों नहीं देती? सीसार, उन लोगों को उसके किए की सजा तुम दोगे। उन दिनों तुम्हारे पूर्वजन्म के पिता के परिवार पर बहुत जुल्म ढाया है। ओह, तुम ठीक कह रही हो मणि, मुझे ही उन पापियों को सजा देनी होगी। सीसार उसी समय राजा बिम्बसार के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मुझे कुछ समय के लिए भ्रमण पर राज्य से दूर जाना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। बिम्बसार ने आज्ञा लेकर उसी समय मणि को अपनी मुट्ठी में दबाया। मणि, मुझे सूर्यनगर ले चल। अगले ही पल सीसार आकाश में उड़ चला और सिर दिए सूर्यनगर जा पहुंचा। युवराज, यह महल सूर्यनगर की राजनर्तकी सोमप्रभा का है। उसे नीलांश और कलापी तांत्रिक मदिरा के नशे में डूबे इस महल की सोनप्रभा का नृत्य देख रहे हैं। ओ मणि, तब तो हमें भी उस कक्ष में ले चलो। सिर मणि उसे महल के अंदर लेकर पहुंच गई। यही है वे दोनों, मैं अभी इन्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। ठहरो सीसार, इतने उतावले न बनो। भूल गए कपाली एक सिद्ध तांत्रिक है, वह अपनी तांत्रिक विद्या से तुम्हारा हित कर सकता है। पहले तुम 7 बार कपाली की परिक्रमा करके उसकी तांत्रिक शक्तियों को निष्कर्ष कर देती हूँ, तभी तुम आगे बढ़कर कपाली और नीलांश पर आघात करना। मेरी परिक्रमा में बंदी कपाली तांत्रिक चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओ मणि, तब जल्दी ही कपाली की परिक्रमा करो। और सीसार की हथेली पर रखी मणि उड़ी और कपाली की 7 बार परिक्रमा की। तत्पश्चात पुनः सीसार के पास लौट आई। तब सीसार ने दौड़कर उन दोनों के सामने पहुंचा। बहुत हो चुका, बंद करो यह रागरस। उसकी दाढ़ सुनकर नाचती हुई सोनप्रभा एकाएक रुक गई। यह देख, कौन है रे तू? कपाली के सामने आकर धाड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उठ कपाली और उठकर मेरी हिम्मत का अगला नमूना देख। आवेश में कांपता कपाली उठ खड़ा हुआ। ओह, यह क्या? मेरे कदम जमीन पर क्यों चिपक गए? हाथ भी बेजान होकर लटक गए। कपाली, तूने बहुत दिन रात सुख भोग लिए, अब नरक सुख भोगने को तैयार हो जा। आखिर कौन है रे तू? मैं वही हूँ कपाली, जिसने आज से 20 वर्ष पूर्व तूने अपने षड्यंत्र में फंसाया। सुन, पूर्व जन्म में युवराज देवांश था, अब चौंकने की बारी नीलांश की थी। क्या कहा तुम? पिछले जन्म में देवांश थे? हाँ दोस्त, तूने मेरे साथ जो छल किया, मैं तुझे उसकी सजा देने आया हूँ। अगले ही पल, आह, ओ, इस छोकरे ने न जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसके जादू के सामने मेरा सारा तंत्र मंत्र बेकार हो गया। अगले ही पल
कपाली और नीलांश दोनों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। सीसर, अब हिमालय पर उस गुफा में चलना जहाँ तपस्या करते करते राजा चित्रांश ने देह त्यागी थी, वहाँ क्यों? युवराज, राजा चित्रांश की अस्थियाँ भी अभी गुफा में पड़ी हुई है, उन्हें अस्थियों को गंगा में विसर्जित करनी है। तब मणि की सहायता से सीसार हिमालय पर्वत की उस गुफा में पहुंचा। गुफा में पड़ी अस्थियां एकत्रित कर उसने श्रद्धापूर्वक उन अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया और तत्पश्चात वापस फतेहपुर लौट आया। समाप्त दोस्तों।